देखिए बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? जब तत्वों के मानक अपचय विभव के मान। देखिए, विभव का मान दो प्रकार का होता है, एक होता है आक्सीकरण विभव और एक होता है अपचय विभव। अब आईयूपीएससी ये कहता है कि आपको दोनों विभव के अंदर से अपचय विभव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अपचय विभव का। तो इसलिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर अपचय विभव को लिया है। तो जब तत्वों के मानक अपचय विभव के मान को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में रखने पर आपको जो श्रेणी मिलती है वह श्रेणी कहलाती है हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये श्रेणी तैयार कैसे की जाती है? जैसे हमने डेनियल सेल का अध्ययन किया है, तो हमने देखा कि डेनियल सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारा यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, जिसको हम तार के माध्यम से जोड़ देते हैं एवं बीच में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हमको इन अलग अलग इलेक्ट्रोड की विभव के मान की गणना करनी है, हम जानते हैं कि वोल्टमीटर के अंदर जो आता है वह आता है हमारा विभवांतर। विभवांतर मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर आता है। लेकिन अगर हमको केवल एक इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करना है तो उसके सामने हमको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। तो अगर हम सामने यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देते हैं तो जिंक जो है इस इलेक्ट्रोड को, जो हमारा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इसलिए हमारी श्रेणी के अंदर हमने यहाँ पे कुछ मानों को लिया है। यहाँ पे जो हमारा जो हाइड्रोजन का जो विभव है उसका मान 0 है। अब जो तत्व इसके अंदर अगर हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, देखिए हमारी श्रेणी है अपचय विभव है, अपचय मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के आधार पर। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसका मान कैसा है? यहाँ पे ऋणात्मक दिया है। अर्थात अगर हम श्रेणी में ऋणात्मकता की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, हमने श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। और अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो जो क्षमता है वो ग्रहण करने की बढ़ती है। ऐसे ही जो तत्व ऊपर की ओर है, अब आपको पता है कि इनके अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। भाई जो तत्व ऊपर की ओर है उनकी ऑक्सीकरण की क्षमता बढ़ रही है, जो तत्व नीचे की ओर है उनकी अपचयन की क्षमता बढ़ रही है। जो अपचयन का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं हमारे ऑक्सीकारक। अर्थात अगर हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों का ऑक्सीकारक गुण बढ़ने लगता है, और वही हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ने लगती है। देखिए, तो इस प्रकार से हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से एक श्रेणी यहाँ पे हमने तैयार की है, जिस श्रेणी को हमने कहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इस श्रेणी के क्या प्रयोग है, क्या इसका किस काम में आती है? तो आप इसकी सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। देखिए, जैसे हमने लिखा है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल कैथोड एवं एनोड के विभव के मान का अंतर होता है। और आपको ये ज्ञात होगा कि जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको स्टैंडर्ड श्रेणी में तैयार किया जाता है। अतः जो भी ये मान दिए गए हैं ये स्टैंडर्ड मान दिए गए हैं, अर्थात 1 वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इन मानों की गणना की गई है। अब उदाहरण के लिए अगर हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है डेनियल सेल का, तो आप जानते हैं डेनियल सेल के अंदर जिंक जो होता है वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है।
एवं दूसरी ओर कॉपर के जो आयन होते हैं, जो जलीय विलयन में होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब अगर आप इस श्रेणी में जाते हैं और जिंक और कॉपर का मान देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जिंक का जो मान है वो है -0.76, जबकि कॉपर का मान होता है +0.34। तो आप जानते हैं कि इस सेल के अंदर जो हमारा ये डेनियल सेल था, इस सेल के अंदर हमारा जो कैथोड था वो हमारा कॉपर था, एवं जो एनोड का कार्य कर रहा था वो हमारा जिंक था। तो इस प्रकार हम इस सेल के अंदर एनोड और कैथोड का जो मान है, कैथोड के स्थान पर कॉपर का मान एवं एनोड के स्थान पर हम जिंक का मान रख देते हैं। तो देखिए यहां पे हमने जब इसका मान रखा तो कैथोड का मान है +0.34, एक चिन्ह आपका इसमें दिया हुआ है और एक चिन्ह आपका मान का है, तो ये है -0.76। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है हमारा +0.34 माइनस माइनस हमारा +0.76। इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1.10 वोल्ट, जो कि एक धनात्मक मान है। किसी भी सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वह हमेशा धनात्मक रहता है। अगर मान आपका ऋणात्मक आ रहा है तो वह सेल में संभव नहीं होता है। अगर मान आपका ऋणात्मक होता है तो आपको इलेक्ट्रॉन को परिवर्तित करना पड़ता है। अगर मान लीजिए इसमें अगर आपको जो हमारा, अगर आप कैथोड के स्थान पर अगर आप कॉपर का मान रखते हैं, जैसे कैथोड के स्थान पे आपने कॉपर का मान रखा है, अगर आप यहाँ पर एनोड का मान रखते हैं तो क्या होता है, तो देखिए हमारा जो ये मान है वो आ जाएगा हमारा -0.76 प्लस -0.34। तो आपका जो मान है ये -0.76 माइनस प्लस माइनस 0.34 और ये मान हमारा माइनस में आता है 1.10 वोल्ट, जो सेल के लिए संभव नहीं होता है। किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वह सदैव धनात्मक आता है। अगर धनात्मक आता है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। देखिए इसके बाद हमारा इसमें दूसरा इसकी विशेषता ये है कि हम इसके साथ इससे और क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम इससे किसी भी सेल की रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना ज्ञात कर सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड में कौन सा इलेक्ट्रोड किस प्रकार का कार्य करेगा। जैसे हमने उदाहरण लिया डेनियल सेल का, तो हमने डेनियल सेल के अंदर आपको पता है कि दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक जिंक का है और एक कॉपर का है। अगर हम इनके मानों को देखें तो जिंक का मान जो है वो है -0.76 और कॉपर का मान दिया हुआ है +0.34। तो आपको पता है कि ये जो मान दिए हैं ये अपचयन विभव के मान हैं। अपचयन विभव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर ये मान दिए हुए हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है उसका मान धनात्मक है, या अगर दोनों का मान ऋणात्मक है तो भी जिसका मान कम ऋणात्मक होगा वह इलेक्ट्रॉन को तेजी से ग्रहण करेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जिंक का जो मान दिया हुआ है हमारा माइनस में है और कॉपर का मान हमारा प्लस में है। तो हम जान रहे हैं कि जब हम प्लस की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और अगर हम माइनस की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पे जिंक का मान माइनस में है, अतः यह कार्य करेगा एनोड का, इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी एवं जो हमारा कैथोड है उस पर अपचयन की क्रिया, जो हमारा कॉपर है उस पर अपचयन की क्रिया होगी, वह कैथोड का कार्य करेगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तत्वों की आक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता ज्ञात करने में, ज्ञात
करने में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो तत्व ऊपर की ओर रखे हुए हैं ये यहाँ पे प्रबल अपचायक है, और नीचे की ओर आप जाते हैं तो आपको प्रबल आक्सीकारक मिलते हैं। अगर मान लीजिए हम जिंक और कॉपर की तुलना करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इजी पड़ रहा है, हमने इस सेल को पढ़ लिया है, इसलिए हम इसी को एग्जाम्पल में ले रहे हैं बार बार। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर के लिए, तो हम ये देखते हैं कि कॉपर जो है वो श्रेणी में उसका मान धनात्मक है। मान धनात्मक होता है अर्थात वो प्रबल आक्सीकारक होता है। और अगर हम श्रेणी में ऊपर की ओर जाते हैं और मान ऋणात्मक की ओर बढ़ता है तो वह प्रबल अपचायक होता है। अर्थात जिंक प्रबल अपचायक एवं दुर्बल आक्सीकारक है, एवं कॉपर जिंक की तुलना में प्रबल आक्सीकारक एवं दुर्बल अपचायक है। इसी प्रकार धातुओं का अगला पॉइंट है इसका, धातुओं का अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करना। देखिए जैसे आप देखते हैं कि जिंक जो है जब अम्ल से क्रिया करता है, H2SO4 से क्रिया करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिंक जो है वो जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस हमारी उत्पन्न होती है। अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि इस H2SO4 जो है वो 2H धन आवेश में और सल्फेट 2 ऋण आवेश में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये आपका अपघट्य है। अब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो जिंक की सभी क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और अपने जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे धातु जो है, ये धातु अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन को प्रदान करती है, और धातु जो है वो धन आवेश में परिवर्तित हो जाती है और हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो जिन धातुओं का मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक है, वही धातुएं हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो उसकी तुलना में जो भी हमारी धातु है उसके अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होना जरूरी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिंक है, Fe2+ है, लिथियम प्लस है, जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो ही ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अगर हम इसी जो रिएक्शन है इसको हम कॉपर के लिए अगर लिखते हैं तो आप जानते हैं कि ये CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी इससे कॉपर से, तो फिर वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्योंकि आपने इस श्रेणी में यही बनाया है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो नीचे की ओर है और जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो कहां है? ऊपर की ओर है, मतलब उसका मान क्या है? ऋणात्मक है। तो इस प्रकार हमको इससे मालूम पड़ता है कि जिस तत्व का मान हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऋणात्मक है वह उस अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकता है, एवं जो दूसरे जिनका मान धनात्मक है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस श्रेणी का एक और अनुप्रयोग ये है कि इस श्रेणी से हमको ये मालूम पड़ता है कि धातुएं कितनी अधिक क्रियाशील है। जो धातुएं जितनी अधिक क्रियाशील होगी उसका मान उतना ही, मानक अपचयन का विभव का मान उसका उतना ही निम्न होगा। निम्न का मतलब है कम होगा। कम के साथ जिस धातु का मान जितना कम होगा वो उतनी अधिक उसकी धातु क्रियाशीलता उसकी ज्यादा होगी। अब यही बात जो हमारी अधातुएं हैं उसके लिए उल्टी है। किस प्रकार से? जिन अधातुओं का मान जितना अधिक धनात्मक है, आपको पता है कि अधातुएं जो होती हैं क्रियाशील, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर धातु से क्रिया कर रही तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अर्थात जिस अधातु का मान जितना अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता भी उतनी अधिक होगी। तो ये थे हमारे मानक हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है एवं इसके मुख्य अनुप्रयोग। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो साथी स्टूडेंट हैं उनको भी आप शेयर करिए ताकि वो भी ये टॉपिक समझ सके। धन्यवाद।